हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट, बड़े दिनों बाद हमारी वापसी हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं था। बीच में आपको पता भी होगा लाइट की वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो कोर्स है हम कवर कर ले। देखा जाए तो हमने लगभग 60% सिलेबस आपके बायोलॉजी का ख़त्म कर लिया है। कुछ ही दो यूनिट पूरी बची है और दो यूनिट कर सकते हैं और 1-2 चैप्टर और होगा। तो इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम तुरंत ही मूव ऑन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को, जिससे जो वो चैप्टर है उसको बच्चों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ही टफ चैप्टर है, और वो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपके नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न समझ लो। उसका रीज़न है कि जो नीट में इस बार 2020 में जो क्वेश्चन आया था, लगभग 8 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे उस दोनों यूनिट से, और उस दोनों यूनिट को पढ़ाने में मुश्किल से 10 से 15, मतलब दोनों चैप्टर में, एक यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें 2 चैप्टर हैं, उसको पढ़ाने में 10 से 15 दिन ही लगेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली वहां से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके नीट एग्जाम में अभी हमने बताया लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन आए थे वहां से। ठीक है, यानी 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा हेडिंग है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, यानी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा डीएनए वर्सेस आरएनए, मतलब हमने दोनों को कंपेयर कराया। दोनों को कंपेयर कराने के बाद हमने ये पाया कि डीएनए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अच्छा है। किस लिए अच्छा है? आनुवंशिक पदार्थ के लिए अच्छा है। अगेन एक बार हम और रिवाइज करना चाहते हैं। हमने क्या बोला? हमने ये पाया, जब हमने डीएनए वर्सेस आरएनए का कंपेयर कराया तो हमने ये पाया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो आनुवंशिक पदार्थ के लिए बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल्स है। उसी के जस्ट बाद एक हेडिंग आ रही है जिसको आज हमें पढ़ना है। हेडिंग का नाम है आरएनए संसार। अब ये आरएनए संसार है क्या, इसके बारे में जानना चाहिए हमको। बच्चों, इस बार 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया उसमें एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था इवोल्यूशन, यानी विकास चैप्टर, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले जीव कैसे बना होगा, मतलब इस अर्थ पे कैसे लाइफ आई होगी, किस प्रकार से नया जीव फॉर्म हुआ होगा। तो अगर हम उस टॉपिक को पढ़ते, हालांकि इस चैप्टर के बाद है, बट उस टॉपिक को पढ़ते तो हमें एकदम क्लियर हो जाता कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले आया कौन था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पढ़ा देंगे, समय बचेगा तो। पहले हम बोर्ड के जितने भी चैप्टर हैं उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो ये तो हमारा है आरएनए संसार। इसका मतलब है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या आरएनए है? अगर आप कहेंगे कि हाँ सर आरएनए तो भी है आनुवंशिक पदार्थ, क्योंकि वायरस में आनुवंशिक पदार्थ का काम, कुछ वायरस में आरएनए ही होता है। जैसे में रेट्रो वायरस खुद ही देख लो, रेट्रो वायरस में आरएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर बात करें बच्चों, तो हमारे पृथ्वी पे सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ अगर कोई था तो वो कौन था? आरएनए था। अगेन आई रिवाइज, ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला? हमारे पृथ्वी पे सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ अगर कोई रहा होगा तो वो आनुवंशिक पदार्थ कौन था? आरएनए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से प्रमाण हैं हम एक एक करके दिखाते हैं। पहली बात तो ये जो कि आरएनए है, ये हमारा पहला आनुवंशिक पदार्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, आरएनए प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है। आरएनए प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रमाण क्या है? आरएनए जो होता है, आरएनए उपापचय मतलब मेटाबॉलिक में हेल्प करता है, उपापचय की क्रिया में मदद करता है। दूसरा, आरएनए स्थानांतरण में मदद करता है, स्थानांतरण ही करता है कह सकते हैं।
स्थानांतरण करता है। एंड तीसरा आरएनए, यानी जो आरएनए है ये संबंधन में मदद करता है। एंड फोर्थ है आरएनए जो होता है ये एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है। एक एंजाइम का नाम है राइबोजाइम, यानी कुछ ऐसे आरएनए हैं जो राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, यानी एंजाइम का काम करता है। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है स्टूडेंट, ध्यान से सुन लीजिए। आरएनए हमारा प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रमाण है, इसका आनुवंशिक प्रमाण है। वो आनुवंशिक प्रमाण कौन कौन सा है हो सकता है? आरएनए उपापचय में हेल्प करता है, मतलब सेल में जो उपापचय क्रिया होती है उसमें आरएनए का बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। इसका मतलब इस पृथ्वी पे कोई सेल आई होगी तो उसमें उपापचय की क्रिया चल रही होगी। स्थानांतरण मतलब प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा, स्थानांतरण मतलब प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा। उपापचय मतलब शरीर में जो सेल है हमारी, उस सेल में जो भी काम हो रहा होगा उपापचय कहते हैं उसको। संबंधन हुआ होगा, जुड़ाव हुआ होगा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आरएनए हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, और उस आरएनए का नाम क्या है? राइबोजाइम। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। हमने एक बार और रिवाइज किया। हमने क्या बोला कि आरएनए संसार में, हमने बोला कि हाँ आरएनए ही हमारा पहला आनुवंशिक पदार्थ रहा होगा। इसका रीजन है कि आनुवंशिक आरएनए के पास बहुत सारी क्वालिटी है, जैसे उपापचय, स्थानांतरण, संबंधन, राइबोजाइम मतलब एंजाइम की तरफ बिहेव करना। ये सारे काम पहले मतलब आज भी आरएनए के पास है। इसका मतलब इस पृथ्वी पे जो सेल बनी होगी पहली, उसमें ये सभी कार्य की आवश्यकता थी। इसका मतलब आरएनए ही हमारा सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ रहा होगा। कारण यही है, ये प्रमाण है। अब बात आती है तो डीएनए बनाने की क्या जरूरत थी? भाई आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो आरएनए को रहना चाहिए था, लेकिन डीएनए बनाने की आनुवंशिक मतलब क्या जरूरत हो गई? डीएनए कैसे बन गया? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब जटिल जीवों का निर्माण होने लगा होगा उस दौरान आरएनए किस में बदल गया? आरएनए बदल गया किस में बच्चों? डीएनए में। यानी आरएनए बदल गया किस में? डीएनए में। कब हुआ होगा ऐसा? जब पृथ्वी पर लाइफ बनी होगी और जटिल जीवों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ होगा, उस दौरान ये आरएनए बदल गया होगा किसमें? डीएनए में। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या जरूरत थी डीएनए में बदलने की? ये तो क्वेश्चन आ सकता है ना। उसका रीजन है बच्चों, आरएनए को डीएनए में बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स नहीं था। ये बार बार जो है बदल सकता था, इसके अंदर जो है बार बार क्योंकि इसका OH समूह खाली था, इसमें जो है यूरेसिल था, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसके पास वो क्वालिटी नहीं थी जो जटिल जीवों के अंदर मतलब जटिल जीवों में होनी चाहिए वो। तो आरएनए से ही डीएनए बना, क्योंकि डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। हमने आरएनए वर्सेस डीएनए वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, आप लोग अगर नहीं देखे उस वीडियो को जाकर देखिए कि अच्छा आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए है। क्यों डीएनए है? क्योंकि डीएनए एक स्टेबल होता है, वो जल्दी बदलने बदलने का काम नहीं करता है। ठीक है, और उसमें जो क्रियाशील जो उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो होते नहीं हैं जो आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आरएनए से डीएनए बना होगा, उसका कारण क्या रहा होगा? जटिल जीवों का निर्माण। समझ गए इतनी बात? क्यों आरएनए नहीं हुआ? बता है ना, आरएनए वर्सेस डीएनए में हम पढ़ाए भी हैं, फिर से रिवाइज भी कर देते हैं थोड़ा सा। आपको पता होगा कि आरएनए का जो राइबोज शुगर था उसके दूसरे नंबर पे OH समूह था जो रिएक्शन कर सकता था, मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता था। बदलने की क्षमता भी इसके पास ज्यादा थी आरएनए के पास, डीएनए के पास है नहीं, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके पास 2 स्टैंड है, कोई जाके उसमें काम नहीं कर सकता जब तक डीएनए चाहेगा नहीं, है ना। तो यही कारण है कि आज के जो जटिल जीव हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है ना। जटिल जीवों का जब निर्माण स्टार्ट हुआ होगा तो आरएनए किस में कन्वर्ट हुआ होगा? डीएनए में। आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपकी क्लियर हो गई होगी। आरएनए क्यों हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब आरएनए क्यों रहा होगा उस समय, क्या कारण है? तो ये कारण है, लेकिन आज नहीं है। आज कौन है? डीएनए है। आरएनए आज कुछ वायरसेस में दिखाई देता है, ठीक है, जिसका आनुवंशिक पदार्थ, जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में जिसका आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए है। वो डेंजरस है क्योंकि वो बदल सकता है, बदल कर वो खत्म हो सकता है या बदल कर और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। दोनों केस वहां पर पॉसिबल है।
तो बच्चों इसको इरेज करते हैं। अब हम अगली हेडिंग पर बढ़ते हैं। आपकी अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। अगली हेडिंग हमारी होगी क्या? डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति, ये जो हेडिंग देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है और इस मतलब जो इसके बाद जो प्रायोगिक प्रमाण पढ़ाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने योग्य हेडिंग है। यहाँ से नीट एग्जाम में डायरेक्टली बहुत बार कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल सन 1953 में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन ये बात कर रहा है डीएनए प्रतिकृति की। प्रतिकृति मतलब छाया प्रति। जैसे हम किसी भी हार्ड कॉपी कर लेकर जाते हैं और उसकी फोटो कॉपी कराते हैं ना, फोटो स्टेट वाली दुकान पर, कोई भी जैसे मार्कशीट होती है, मार्कशीट का हम फोटो कॉपी कराते हैं, तो डीएनए से डीएनए को बनाने मतलब डीएनए से डीएनए बनता कैसे? बात ये है, प्रतिकृति मतलब डीएनए से ही डीएनए का निर्माण। अरे भाई सीधा सा मतलब है कि अगर एक कोशिका दो कोशिका में बट रही है तो ये जो दो कोशिका बट रही है उसके पास डीएनए होना चाहिए ना। अब अरे भाई सेल डिवीजन में यही पढ़े हैं ना, एक कोशिका आगे जाके बट जाती है कितनी कोशिका में? दो कोशिका में। जब ये दो कोशिका में बट जाती है तो जितना डीएनए इसके पास था, यानी जितना क्रोमोसोम इसके पास था उतना क्रोमोसोम इन दोनों के पास होना चाहिए। तो इसका मतलब डीएनए प्रतिकृति करता होगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। आप हमें बताएंगे कि डीएनए का प्रतिकृति कोशिका विभाजन के किस अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन का आंसर हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का काम। अब यानी किसने दिया था डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल? आपको यह भी पता है किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन व क्रिक दो साइंटिस्ट ने किसका मॉडल दिया था? डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था। यही दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया डीएनए प्रतिकृति कैसे करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया डीएनए प्रतिकृति कैसे करती है। बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत अलग अलग मत बताएं, लेकिन वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडलिनी मॉडल को प्रस्तुत भी किया था और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि डीएनए किस प्रकार से प्रतिकृति करता है, बताया इन्होंने। इनके अनुसार जैसे जो डीएनए होता है वो यही होता है डीएनए। आई एम राइट? डीएनए का जब प्रतिकृति होता है तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है यानी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो अलग हो जाती है। अलग हो जाती है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। ये भी अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है। और उसके बाद इसी स्टैंड पर, ये जो पुराना स्टैंड है, इसी स्टैंड पे एक नया स्टैंड बनता है और इस पुराने स्टैंड पर भी एक नया स्टैंड बनता है, जिसमें एक स्टैंड इसका कैसा होता है? एक तो होता है ओल्ड वाला और एक होता है न्यू। एक ओल्ड होता है, एक न्यू होता है। इसमें भी एक ओल्ड और एक न्यू होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मेडिकल यानी नीट एग्जाम के में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। वाटसन क्रिक ने बताया डीएनए प्रतिकृति कैसे करता है। उन्होंने कहा कि जो एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है जब उसको प्रतिकृति करना होता है तो दोनों उसके स्टैंड होते हैं, वो दोनों स्टैंड को ऐसे खोल देता है। जब दोनों स्टैंड को ऐसे खोल देता है तो एक स्टैंड मतलब दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं। अब एक एक स्टैंड पर एक नया नया डीएनए बनता है। इसको मिटा देते हैं एक बार, उसके बाद फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, ये स्टैंड है, एंजाइम की वजह से ये क्या करेगा? खुल जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज होता हम बताएंगे, उसकी चिंता मत करिए, एंजाइम के नाम आगे सब कुछ बताएंगे। ये दोनों स्टैंड क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये देखिए, ये खुल गया, ये भी खुल गया, ये दोनों स्टैंड खुल गए। ये ओल्ड स्टैंड है, ये भी कैसा स्टैंड है? ओल्ड स्टैंड है, दोनों ओल्ड स्टैंड है। अब इस ओल्ड स्टैंड पर एक न्यू स्टैंड बनेगा। चलिए न्यू स्टैंड थोड़ा सा गाढ़ा बनाते हैं ताकि पता चले।
यानी एक इसमें न्यू स्टैंड बना और एक इसमें कैसा स्टैंड बना, ये तो हो गया ओल्ड वाला, ये कैसा हो जाएगा न्यू। इसमें भी एक क्या होगा, एक होगा, ये तो हो गया ओल्ड और ये कैसा होगा न्यू, है ना। यानी डीएनए जब प्रतिकृति करता है तो उसमें एक स्टैंड ओल्ड और एक स्टैंड न्यू, मतलब एक पुराना स्टैंड होगा और दूसरा स्टैंड उस पर न्यू वाला आकर उसके साथ क्या करेगा, प्रतिकृति करेगा, फोटोकॉपी कर लेगा। जब ऐसा काम हो जाएगा तो इसी संरचना को कहा जाता है अर्ध संरक्षी संरचना। क्या कहा जाता है, अर्ध संरक्षी संरचना। अर्ध संरक्षी संरचना सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव इंग्लिश में कहा जाता है। यह 2018 नीट का क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यानी डीएनए जब प्रतिकृति करता है तो उसकी संरचना कैसी होती है, अर्ध संरक्षी होती है, क्योंकि उसमें आधा स्टैंड यानी एक स्टैंड ओल्ड है और दूसरा स्टैंड न्यू है। एक स्टैंड क्या है, ओल्ड है और दूसरा स्टैंड क्या है, न्यू है। तो आधा हुआ ना, आधा हुआ कि नहीं होता, इसलिए नाम पड़ता है अर्ध संरक्षी संरचना। यानी जब डीएनए प्रतिकृति करता है तो किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, अर्ध संरक्षी संरचना। दैट मीन्स एक स्टैंड ओल्ड और एक स्टैंड न्यू। इस आधार पे जो है हमें ये पता चल जाता है कि डीएनए प्रतिकृति किस प्रकार से करता है, और इसको प्रूफ किसने किया, वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिकों ने। वाटसन व क्रिक नाम के दो वैज्ञानिकों ने यह कहा कि डीएनए जो प्रतिकृति करता है वो अर्ध संरक्षी संरचना के रूप में करता है। इन्होंने बस केवल कहा, ध्यान से सुनिए, इन्होंने केवल कहा, लेकिन इसका प्रायोगिक प्रमाण दो अलग साइंटिस्टों ने दिया है। उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे बच्चों, उसमें कई सारे फिगर हैं, उसको समझाना भी बहुत है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डीएनए अर्ध संरक्षी में प्रतिकृति करता है, इसका क्या प्रायोगिक प्रमाण है। तो प्रायोगिक प्रमाण देने वाले साइंटिस्ट दूसरे हैं, वो भी पूछता है, नीट एग्जाम में पूछता है कि डीएनए अर्ध संरक्षी संरचना के रूप में प्रतिकृति करता है, इसका प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था। तो किसने दिया था, इसका हम क्वेश्चन का जवाब हम देंगे कमेंट मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन अगर बताया किसने सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वाटसन और क्रिक। लेकिन उसका प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया, तो दूसरे साइंटिस्ट हैं, हम उसको कल की क्लास में बता देंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर हम अगला क्लास पढ़ाने लगे, मतलब अगला टॉपिक पढ़ाने लगेंगे, फिगर है। तो चलते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मन में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात और कि जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाकर नोट्स पूरा कर लीजिए। एग्जाम के, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। लेकिन जो स्टूडेंट नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट वरी, अगर आप 11th की क्लास अपने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं तो 12th पर आप पूरा फोकस करिए। जो हम मतलब जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में आया है, तो आता है और आएगा, ये जान लो। तो आज की क्लास यहीं पर अगेन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आल ऑफ यू बच्चों। और हाँ, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।